नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी सर के बारे में बता दूं, सर एमडी इन होम्योपैथी और पीएचडी और एमए इन योगा। तो आज हम सर से जानते हैं होम्योपैथी इलाज के बारे में, साथ ही योगा आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है इसके बारे में भी बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली एंड एजुकेशन, ताकि दर्शक जान सके। दीक्षा जी, मैं रहने वाला तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का हूँ, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र अब इंदौर है। इंदौर और मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हो गया हूँ मैं। मेरा जन्म स्थान जरूर मिर्जापुर था, लेकिन कर्म स्थान मेरा इंदौर है। और इंदौर में लगभग 22 साल हो गया काम करते हुए। तो 22 साल बहुत बड़ा समय होता है। 22 साल मतलब मैं अब इंदौर का ही हो गया हूँ। डॉक्टर बनने का चुनाव क्यों किया, और वो भी होम्योपैथी? नहीं, होम्योपैथी मेरा चुनाव नहीं था। डॉक्टर बनना भी मेरा डिसीजन नहीं था, वो तो सब मेरे पिताजी का डिसीजन था। आजकल के बच्चे जैसा खुद से अपना करियर चुनते हैं, खुद से जैसे एजुकेशन चुनते हैं, वैसा पहले के समय नहीं था। हम लोग जब छोटे थे तो पहले मेरा नाम अशोक कुमार था, फर्स्ट क्लास से लेकर के 4th क्लास तक। फिर पिताजी को लगा कि 3rd 4th क्लास में कि इसको डॉक्टर बनाना है, तो उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया 5th क्लास में, और वो रख दिया अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के डॉक्टर हुआ करते हैं। अश्विनी कुमार जी शायद विष्णु जी के अवतार भी हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम अश्विनी कुमार कर दिया। उनको डॉक्टर बनाना था मुझे। तो प्रोफेशन में आना वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो मेरे पिताजी का डिसीजन था। पिताजी स्कूल टीचर थे, अभी भी है, पर अब रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो पूरी तरह से उनका डिसीजन था, नाम भी उन्होंने ही रखा था। फिर बाद में जब हम लोग पढ़ने के लिए नागपुर आ गए, मेरा स्कूलिंग 2 जगह से हुआ। एक तो मिर्जापुर से 10th तक हुआ, और दूसरा फिर 11th 12th नागपुर से हुआ। पिताजी ने एक शर्त रखा था कि अगर 10th में 60% आ जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न बोलते थे उस समय, तो फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा तो नागपुर पढ़ने भेज देंगे। तो हम तो बहुत खुश हो गए नागपुर के नाम से। हमको नागपुर जाना था घूमने, तो हम रोज पढ़ाई तो करते ही थे, साथ में हनुमान जी को प्रे करते रहते थे कि मेरा फर्स्ट डिवीज़न ला देना। आ गया फर्स्ट डिवीज़न, 65% आ गया। उस टाइम में 88, 87, 89 की बात कर रहा हूँ मैं। 88 में फर्स्ट डिवीज़न आना उत्तर प्रदेश में बोर्ड में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर एडमिशन नागपुर हो गया 11th में, और 11th 12th नागपुर हुआ। फिर वापस हम इलाहाबाद चले गए कोचिंग करने के लिए कि पीएमटी की कोचिंग करना है। उस समय नीट नहीं थी, पीएमटी होती थी। पीएमटी का कोचिंग तो ज्वाइन कर लिया इलाहाबाद में, लेकिन सारे लोग उधर आसपास जितने भी लोग रहते थे, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल 12 साल से ऐसा कोचिंग ही कर रहे थे लोग, हुआ किसी का नहीं था। तो मैं तो घबरा गया कि इतना लंबा कोचिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पड़ोस में एक रहते थे, उनको वापस पता चला कि नागपुर के किसी कॉलेज में BHMS का एडमिशन हो रहा है होम्योपैथी के लिए। तो वो मेरे पास वो जानकारी लेकर के आए। मैं वापस घर गया, कोचिंग छोड़ दिया, कोचिंग में जो पैसे जमा किए थे वो भी छोड़ दिया। पिताजी को बोला कि हमको नागपुर वापस जाना है और ये एडमिशन कराना है। तो ऐसे BHMS में एडमिशन हो गया। मतलब न तो मेरा सिलेक्शन था मेडिकल में जाना, न मेरा सिलेक्शन था BHMS का पढ़ाई करना। हम लोग तो डॉक्टरी मतलब गांव में ये समझते थे कि जो वो तख्ते और चारपाई पे लेटा करके बॉटल लगा देते वही डॉक्टरी होता है। अब उस समय तो बहुत छोटा था मैं, तो हम लोग इतना सारा अस्पताल भी नहीं देखा था, इतना सारा घूमा भी नहीं था। तो डॉक्टरी का मतलब यही समझते थे कि जो इंजेक्शन लगाता था, जो बॉटल लगाता था, वही डॉक्टर होता था। तो डॉक्टरी मतलब कोई सा भी डॉक्टरी पढ़ना है। तो बाय चांस होम्योपैथी पढ़ लिया। और जब होम्योपैथी में एडमिशन हो गया तो वहाँ पे हमको कॉलेज में बहुत अच्छी शिक्षा दिया। गोंदिया में कॉलेज था नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, बहुत अच्छा पढ़ाया गया। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक क्लासेस लगती थी। 5 बजे के बाद जो डॉक्टर लोग हमको पढ़ाने आते थे, उनके क्लिनिक और अस्पताल में हमको जाना रहता था, वहाँ सीखने को मिला। और सेकेंड ईयर से ही हम जो आसपास के बच्चे लोग रहते थे या आसपास जो कॉलोनी में रहते थे, उनको किताब पढ़ पढ़ करके दवाई देते रहे। तो उससे हमको सीखने को बहुत मिल गया। जो बच्चे कहीं से नहीं ठीक होते थे, पुअर क्लास के बच्चे रहते थे, वो घूमते फिरते आ जाते थे, हम उनको दवाई दे देते थे, वो ठीक हो जाते थे।
हमारे सामने एक आंटी जी रहती थी, जहाँ रूम लेके हम पढ़ते थे। उनको माइग्रेन था और हेयर फॉलिंग था, तो उन्होंने हमको बुलाया, 20 रुपए दिया हमको, तो उसमें से दवाई भी उनकी आ गई, हमने नाश्ता भी कर लिया और पिक्चर भी देख लिया। तो 20 रुपए बहुत होते थे उस टाइम में। तो ऐसा हमको लोगों से रिस्पांस अच्छा मिलने लग गया, तो उससे हमको लगा कि होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट है और होम्योपैथी करने लगे। आशा भरी नज़रों से आते हैं और तब हम उनका इलाज करते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा अभी जो जिस बीमारी का इलाज कर रहा हूं उसमें अप्लास्टिक एनीमिया है या हाइपोप्लास्टिक मैरो है, आईटीपी है, एमडीएस है, बोन मैरो डिसऑर्डर्स है। इसके लिए मेरे पास पूरे देश से, इवन पूरे वर्ल्ड से पेशेंट आते हैं। लोगों को जब बता दिया जाता है कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और ट्रांसप्लांट का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग खर्च के डर से होम्योपैथी इलाज लेने आ जाते हैं कि पहले होम्योपैथी इलाज करा करके देखते हैं, और होम्योपैथी से उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। इसी तरीके से एक बीमारी है जो मेल्स को होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना। जैसे ही मेल्स की उम्र 45-50 साल होती है तो उसमें प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने लगती है। तो प्रोस्टेट की ग्रंथि को कम करने के लिए और पेशाब का फ्लो बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। मेरे पास लोग कैथेटर लगा के भी आते हैं, ऑपरेशन करा के भी आते हैं, ऑपरेशन के बाद भी जो ठीक नहीं होते हैं उस पर होम्योपैथी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसके अलावा आर्थराइटिस है, अस्थमा है, स्किन की बीमारियां हैं, सोरियासिस, एक्जिमा, जो लोग सालों से ठीक नहीं होते हैं वो हमारे पास आते हैं और ठीक हो रहे हैं। तो होम्योपैथी के जो प्रणेता है, जिसने होम्योपैथी को बनाया है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, मैं उनको सदैव नमन करता रहता हूं कि हमारे हाथ में इतनी अच्छी चिकित्सा प्रणाली दिया है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और सीधे लोगों को आराम ही मिलता है। मेरे पास लड़कियां आती हैं, जैसे तुमको पिंपल्स है ना, ऐसा पिंपल्स लेकर के आती हैं और मैं उनका पिंपल्स बिना लगाने का दवाई दिए ठीक कर देता हूँ। हेयर फॉलिंग की बहुत सारे केसेस आते हैं आजकल, बच्चियों को पीसीओडी, हेयर फॉलिंग, ये सब परेशानियां बढ़ गई हैं। तो इन सभी के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर मैं बात करूं एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की या फीसर, फिस्टुला, पाइल्स की, तो इसके लिए भी होम्योपैथी दवाई बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि होम्योपैथी दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मेरा तो यह है कि लोगों को पहले होम्योपैथी ही लेना चाहिए। अगर होम्योपैथी से कोई बीमारी नहीं ठीक हो रही तब आपको दूसरी चिकित्सा प्रणाली लेना चाहिए। पर लोग उल्टा करते हैं, लोग पहले बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, मोटी मोटी फाइल बना लेते हैं, खूब पैसा खर्च कर देते हैं, जब ठीक नहीं होते तब हमारे पास आते हैं और तब हम उनको ठीक करने का प्रयास करें। जी, होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों चीज़ें हैं, तो आपके हिसाब से बेस्ट क्या है? दोनों ही बेस्ट हैं। एलोपैथी भी बहुत अच्छा है। एलोपैथी जहाँ पे आपको इमरजेंसी की ज़रूरत है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। किसी को रात में कार्डियक अरेस्ट आया तो उसको अस्पताल जाना पड़ेगा। कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लीडिंग हो रही है, फ्रैक्चर हो गया, तो उसको अस्पताल में जाना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर लोग बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। ऑलवेज बेस्ट एलोपैथी इमरजेंसी के लिए सबसे बेस्ट है। उस समय तो उसको टाइम जाया करना नहीं चाहिए। जो भी नज़दीकी अस्पताल है आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इतने अच्छे अस्पताल हैं आजकल, तो मॉडर्न साइंस में कितना डेवलपमेंट हो गया है, लेज़र ऑपरेशन हो रहे हैं। तो एलोपैथी की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती है। वो तो हमेशा से ही बेस्ट है। उसके बराबरी का कोई भी चिकित्सा प्रणाली नहीं कर सकता है। जो वो लोग काम कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। पर ऐसी बीमारियां जो उनसे ठीक ही नहीं होती है, जो जिसके लिए उनके पास इलाज ही नहीं है, जैसे उनको घुटना खराब हो गया तो घुटना बदल देते हैं वो लोग। और हमारे पास लोग होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कराने आते हैं, एक बार घुटना बदल दिया फिर दूसरे घुटने में परेशानी हो गई तो इलाज लेने आ जाते हैं। तो जहाँ तक बीमारी की बात है, जैसे आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, उसमें लोग ऑपरेशन कराने के बाद भी हमारे पास आते हैं। तो लोगों को ऑपरेशन के बाद भी यदि परेशानी नहीं ठीक होती तब वो बड़ी आशा भरी निगाहों से होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तब हमारे पास आते हैं और तब हम उनको आराम करा करके दे रहे हैं। जैसे फीमेल्स में फाइब्राइड हो जाता है, बार बार होने वाली बीमारी है, सिस्ट हो जाता है, पीसीओडी बार बार होने वाली बीमारी है, तो लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट के नुकसान है तो लोग हार्मोनल नहीं लेना चाहते, इसलिए होम्योपैथी दवाई लेने के लिए आते हैं। ऐसे ही पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन से ठीक नहीं होता तब हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। स्टोन है, स्टोन की बीमारी बार बार होने वाली बीमारी है,
स्टोन का एक बार ऑपरेशन करा लेंगे, 2 बार ऑपरेशन करा लेंगे, फिर बनने लगता है, तब उनको लगता है कि कोई दूसरी चिकित्सा प्रणाली लेना चाहिए, तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं। साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, एक बार नाक का ऑपरेशन करा लिया, 2 बार नाक का ऑपरेशन करा लिया, ठीक नहीं होता है, तब वो हमारे पास आ जाते हैं। एलर्जी है, जब वो बहुत सारा इनहेलर या इंजेक्शन लगा लेते हैं, ठीक नहीं होता है, तब हमारे पास आते हैं। तो हमारा उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। तो कहीं उनका अच्छा स्कोप है, कहीं हमारा अच्छा स्कोप है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, और जिसमें जहाँ जो चिकित्सा प्रणाली अच्छा काम करती है, मुझे लगता है उस चिकित्सा प्रणाली को लोगों को अपनाना चाहिए। और होम्योपैथी की जो सबसे अच्छी बात ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑलवेज बेस्ट है मेरे निगाह से। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो मैं तो होम्योपैथी की बात करूँगा ही। होम्योपैथी सबसे बेहतर चिकित्सा प्रणाली है जी। होम्योपैथी की हम बात करें तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है जिसके ज़रिए आप लोग इलाज करते हैं? होम्योपैथी बहुत सरल चिकित्सा प्रणाली है। इसमें जो मरीज हमको सारे सिम्टम्स, उनके लक्षण बताते हैं। लक्षण भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। एक तो वो जो मरीज हमको बताता है या उसके रिश्तेदार लोग बताते हैं, एक तो वो जो हम देखते हैं खुद ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, और दूसरा जो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में हमको ये पता चलता है कि उसके बीमारी का क्या स्टेज है, कितना रिवर्सिबल है, होगा कि नहीं होगा। वो सारा देखने के बाद हम उसको होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं। उसको होम्योपैथिक दवाई कुछ दिन तक खाना होता है। जैसे ही वो बेटर फील करने लगता है, हम वापस इन्वेस्टिगेशन करा करके देखते हैं, और अगर इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा हो गया, मरीज भी अच्छा हो गया, तो धीरे धीरे हम दवाई कम करते करते बंद कर देते हैं। मरीज उस बीमारी से ठीक हो जाता है, फिर उसको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। आपके कई सारे रिसर्च प्रेजेंटेशन आर्टिकल्स हैं, तो वो किन किन सब्जेक्ट पर हैं और कितना हेल्पफुल हुआ है? रिसर्च पेपर रेगुलर हम लोग पब्लिश करते रहते हैं। चूँकि मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ फिजियोलॉजी का, तो मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। और जो हमारा आयुष मंत्रालय है, उसका जो रिसर्च संस्थान है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, उसमें मैं साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। तो चूँकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ, और ट्रीटमेंट करता हूँ क्लिनिक में, हेल्थ से जुड़ा हुआ हूँ, तो तीनों से जुड़े हुए ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग केवल क्लिनिक चलाते हैं, कुछ लोग केवल कॉलेज में पढ़ाते हैं, और कुछ लोग केवल रिसर्च की बात करते हैं। तो मैं तीनों तरह का काम करता हूँ। मैं क्लिनिक में मरीज देखता हूँ, कॉलेज में जो होम्योपैथिक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाता हूँ, और रिसर्च का मैं साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। तो तीनों ही चीज़ें एक साथ होने से मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। मेरा एनीमिया के ऊपर पब्लिश हो चुका है, प्रोस्टेट के ऊपर पब्लिश हो चुका है, इसी तरीके से एपिस्टैक्सिस के ऊपर पब्लिश हो चुका है, और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर रेगुलर पब्लिश करते रहता हूँ। अभी कोरोना के ऊपर पब्लिश हुआ था। कोरोना में जो आर्सेनिक एल्बम दवाई थी, जिसको आयुष मंत्रालय ने बोला था लोगों को लेने के लिए, तो हमने उसका जांच कराया था यहाँ आरआर कैट में कि आर्सेनिक का लोगों के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो कैट वालों ने बोला कि आर्सेनिक इज सेफर देन वाटर, मतलब आर्सेनिक एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन इट इज सेफर देन वाटर। तो वो भी हमारा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ। इसी तरीके से सेंट्रल जेल में हमने वहाँ के कैदियों को, 2500 कैदियों को होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम पब्लिश दिया था। उसमें से 6 महीने तक किसी को कोरोना नहीं आया, तो वो भी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है। तो जो भी समय सामयिक बीमारियां रहती है या जो भी हम काम करते हैं, वो पब्लिश भी होते रहता है। जी। आप योग से भी जुड़े हुए हैं, तो योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए? योग का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योग मतलब होता ही है जोड़, मतलब एक को दूसरे से जोड़ना। मैं जैसे मेरे पास पेशेंट आते थे, तो मैं उनको होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ उनका लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात करता था, और योगा बताता था कि आपको ये योग करना चाहिए। जैसे लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम लेके आते थे, तो मैं उनको भुजंगासन करने की सलाह देता था। या लोग थायराइड की प्रॉब्लम लेकर के आते थे, तो उनको भी मैं भुजंगासन करने की सलाह देता था। ऐसे ही लोग लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर के आते थे, तो उनको मैं सेतुबंध आसन करने की सलाह देता रहता था। ऐसे ही मैंने एक बार पुलिस हेडक्वार्टर्स में डीआईजी ऑफिस में पुलिस वालों के लिए एक ट्रेनिंग के लिए डीआईजी साहब ने बुलाया था, तो उस समय मैंने पुलिस वालों को बताया कि आपको शीर्षासन या सर्वांग आसन करना चाहिए। ऐसे लोग जो लगातार खड़े रहते हैं, खड़े रहने से उनके वेन्स में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो उनको वेरिकोज वेन की बीमारी हो जाती है। तो वो अगर पैर को ऐसा 90 एंगल की डिग्री में खड़ा करके रखेंगे, जिसको सर्वांग आसन बोलते हैं, तो उससे उनको वेन्स में ब्लड का फ्लो बेहतर हो जाएगा।
तो इस तरीके से उनकी परेशानी जल्दी ठीक हो जाएगी, और एक बार ठीक होने के बाद अगर वो रेगुलर करते रहेंगे तो वापस नहीं होगा। इसके अलावा योग जो होता है वो हमारे सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे स्टूडेंट जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो पीएससी की तैयारी करते रहते हैं, कोचिंग करते रहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि आप शवासन करिए, शीर्षासन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, उससे उनको याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। और कई सारे लोग अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, कई सारे एसडीएम बन गए, एडीएम बन गए, जजेस बन गए, तो बाद में मुझे मिलने आते हैं कि सर आपकी सलाह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को लाइफ स्टाइल चेंज करने की सलाह देता हूँ, लोगों को योग और प्राणायाम ध्यान करने के लिए भी बोलते रहता हूँ। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योग हमको बीमारी नहीं होने से बचाता है। यदि आप रेगुलर योग करेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कोरोना काल में होम्योपैथी और योग दोनों ने ही अपना बहुत योगदान दिया है, तो इस वक्त में आपने किस तरह से काम किया? कोरोना में मैंने बहुत काम किया। मैं मध्य प्रदेश की कोरोना हेल्पलाइन 104 के लिए काम करता था। मुझे भोपाल से उस टीम में डाल दिया गया था। तो जिस समय लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उस समय मैंने लोगों को फ़ोन पर काफ़ी सलाह दिया। जब लॉकडाउन था, मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल मई जून की 2020 की, उस समय लोग बहुत डरे हुए थे और कोरोना हेल्पलाइन 104 पर फ़ोन करते थे। हम उनको फ़ोन पर सलाह देते थे। उसके अलावा हम उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। कई लोगों को हमने भोजन भी उपलब्ध कराया सरकार के माध्यम से ही। वो लोग हमको फ़ोन करते थे, हम सरकारी सिस्टम को बताते थे और फिर वहाँ से उनको सारी सुविधाएँ मिलती थी। ये किया। इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों को मास्क के बारे में बताया, मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी किया। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयाँ, आर्सेनिक एल्बम बहुत सारे लोगों को दिया, बचाव के लिए भी दिया, इम्यूनिटी बूस्टर भी दिया। और ऐसे मरीज जिनको कोरोना हो गया, वो जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज होने के बाद उनको परेशानी बनी रही, खांसी बनी रही, कमजोरी बनी रही, तब हमारे पास आए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। और ऐसे में हमने उनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट से बहुत राहत दिलाई। तो होम्योपैथिक दवाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना में, प्री और पोस्ट दोनों ही लेवल पे। जी। कोई खास मेंबरशिप्स हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं? कोई खास मेंबरशिप किसी संस्था से जिनके जरिए जुड़कर आप काम कर रहे हैं? मैं तो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी लोग अच्छा काम करना चाहते हैं मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मेन तो हमारा आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन है और एडवांस्ड होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी है। उसके तहत हम जितना भी हो सकता है लोगों के बेहतर करण के लिए काम करते रहते हैं। जी। सेहत और सूरत करके आपकी जो मैगजीन है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी और इसमें किन सब्जेक्ट्स पर आप अपनी राय देते हैं बीमारियों को लेकर? सेहत और सूरत का ये 10 साल हो गया। 2011 में शुरू किया था सेहत एवं सूरत। हमने कई सारे नाम भेजे थे, उसमें से जो नाम सेलेक्ट होकर के आया वो सेहत और सूरत था। तो लोगों को नाम बहुत पसंद आया। मतलब हम दोनों ही बात करते हैं, हेल्थ की भी और ब्यूटी की भी। और मैगजीन भी पूरी तरह से उसी तरह रहता है। हम मैगजीन की जो आधे पेजेस रहते हैं उसमें हेल्थ की बात करते हैं और आधे पेजेस को हम ब्यूटी से लेते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग महीनों में अलग अलग बीमारियों के ऊपर बात करते हैं। वो बीमारी लोगों को कैसे नहीं हो, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उस पर रहता है। उसके अलावा उस बीमारी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो सकती है हम वो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा दुनिया में क्या नया चल रहा है उस बीमारी के लिए वो उपलब्ध कराते हैं। क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए। युवाओं को आजकल खाने के बारे में नहीं समझता है, तो हमने इसमें 2-3 पेज खाने से रिलेटेड बनाया है कि आप क्या खाएं, उसके क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, जैसे हमने इस अंक में लिया है, ये महिला रोग विशेषांक है आपके सामने। तो उपवास के दौरान क्या खाना चाहिए हमने वो बताने का प्रयास किया है। और होली के समय गुजिया लोगों को बहुत पसंद है, वो हमने बताने का प्रयास किया है। ये मार्च महीना है, महिला रोग विशेषांक हमने निकाला है। महिला स्वास्थ्य विशेषांक, महिलाएं कितना जागरूक हो रही है उसको हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो हमारा इस मैगजीन के थ्रू जो मेन एम रहा है, थीम जो रहा है कि नेगेटिव कुछ भी नहीं देना है।
पॉजिटिविटी को लाने का प्रयास करना है। लोग क्या है कि बीमारी के नाम से ही डर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको वो बीमारी का एक नाम बता देता है, उससे लोग डर जाते हैं। तो हमने इस मैगजीन के माध्यम से ये प्रयास करा है कि आप बीमारी के नाम से डरिए नहीं, बल्कि उसके लिए उचित प्रयास करिए, आप खुद जानकारी रखिए, सो दैट कि आप बीमारी से बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। सर, आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो आपके लिए सबसे यादगार अवार्ड अब तक का कौन सा रहा, या हम अचीवमेंट की बात करें तो वो कौन सा रहा? मेरे लिए सारे अवार्ड ही यादगार हैं। वैसे तो अवार्ड मिलना किसको अच्छा नहीं लगता, पर मेरे लिए सबसे यादगार अवार्ड वो होता है जब मरीज ठीक होता है। ऐसे कई मरीज आते हैं जो एम्बुलेंस से आते हैं और पहली बार मैं उनको जाके एम्बुलेंस में देखता हूँ, फिर 2-3 महीने की दवाई के बाद वो चलते हुए मेरे केबिन में आ जाते हैं, वो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे लगता है। इसी तरीके से मैं लंदन गया था 2019 में, और लंदन में होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस में मेरा पेपर प्रेजेंटेशन था, वहाँ पे मुझे अवार्ड तो मिला ही। उसके बाद मैं आया, लंदन से दुबई आया, और दुबई से मुंबई के लिए फ़्लाइट लिया मैंने। तो दुबई से मुंबई वाली फ़्लाइट में एक बिजनेस क्लास में पैसेंजर बैठा था यूएस का, बोस्टन का, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। उस समय फ़्लाइट में अनाउंस हुआ कि कोई डॉक्टर है क्या इस फ्लाइट में। तो हम तो सो रहे थे, रात को कुछ 1-2 बजे की बात होगी। तो मुझे अचानक से आवाज़ सुनाई आई और मैं गया, उनको बताया कि मैं डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, आईडी कार्ड दिया, फिर आईडी कार्ड वो चेक करने ले गए। फिर चेक करने के बाद मुझे वापस उस मरीज के पास ले गए, क्योंकि मैं इकोनॉमी क्लास में बैठा था और वो जो सज्जन थे वो बिजनेस क्लास में ऊपर बैठे हुए थे। तो उस मरीज को मैंने उस समय जो सहायता दिया, उससे वो बच गया, जबकि उसकी हार्ट रेट काफ़ी कम हो गई थी, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल काफ़ी कम हो गया था, और मेरे 15-20 मिनट के प्रयास के बाद उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल काफ़ी बेहतर हो गया, हार्ट रेट भी काफ़ी बेहतर हो गया, और हम लोगों ने उसको मुंबई में सेफ लैंडिंग कराया, मतलब जिंदा रहा वो, और मेडिकल टीम को सुपुर्द किया। तो ये बहुत ही यादगार क्षण था मेरे लिए कि किसी की जान बची मेरे द्वारा, और फ्लाइट में बची, मतलब जिसकी मैं कल्पना भी कभी नहीं कर सकता था। क्लिनिक में तो लोग रोज ही दिखाने आते थे, और फिर वो विदेश का भी था। तो ये बहुत ही बड़ा यादगार क्षण था मेरे लिए। सोशल तौर पर आप लोगों के लिए किस तरह काम कर रहे हैं? सोशल तौर पे तो मैं लोगों के लिए बहुत काम करता रहता हूँ। मैं युवाओं में जो डिप्रेशन और स्ट्रेस की बात करते हैं, उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाव के तरीके समझाते रहता हूँ। मैंने नेचुरोपैथी सेंटर बनाया है, जहाँ पे हम सिरोधारा देते हैं। योग और प्राणायाम करने के लिए हमने अलग से डॉक्टर रखा है, वो उनका काम ही है फुल टाइम मरीज को योग और ध्यान प्राणायाम कराना। हम एक एक मरीज पे ध्यान देते हैं, जो मरीज आया उसको क्या परेशानी है, उससे रिलेटेड हम उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। उसके बाद वो आगे कैसे करे, हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते थे जिनके बच्चे नीट सेलेक्ट नहीं होते थे या IIT सेलेक्ट नहीं होते थे, तो मैं उनको भी समझाने का प्रयास करता हूँ कि केवल डॉक्टर बनना या केवल इंजीनियर बनना ही काफ़ी नहीं है, आप दूसरे भी कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हतोत्साहित मरीज आते हैं, जिनके जीवन में जीने की लालसा ही खत्म हो जाती है, उनमें हम जीवन डालने का प्रयास करते हैं, उनको हम उत्साहित करने का प्रयास करते हैं, उनको हम ट्रीट करने का प्रयास करते हैं। इसी के अलावा मैं होम्योपैथी कॉलेज में चूँकि प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को उनको नए नए तरीके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्लिनिक चलाना है, किस तरीके से लोगों से मिलना है, किस तरीके से आपको पेशेंट्स देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम मरीजों पे भी काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी काम करते हैं, और सोसाइटी में जो भी दुखी है, परेशान है, उसको उसके दुख और परेशानी से कैसे छुटकारा दिलाया जा सके, वो प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में मैंने 28 फरवरी 2021 से लेकर के 4 मार्च 2021 तक 5 दिवसीय अप्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया अवेयरनेस के लिए एक वाहन चलाया था, रथ जिसको हमने बोला था। वो इंदौर के 50,000 लोगों तक पहुंचा, और लोगों को बताया गया कि एनीमिया से क्या क्या परेशानी हो सकती है। लोगों को ये बताया गया कि कमजोरी, थकान, सिर दर्द ये एनीमिया के लक्षण हो सकते थे। लोग बहुत खुश हुए, लोगों को ये पता ही नहीं था कि एनीमिया के ये सारे लक्षण होते हैं, और इतना सरल उनको बताया गया कि घर में जो अवेलेबल है गुड़ चना खाइए, एनीमिया से बचिए। तो लोग बहुत खुश हुए। तो हम लोगों के बीच में जाके भी उनको हेल्प करने का प्रयास करते रहते हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने बात कही कि डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है लोगों में, स्टूडेंट्स में, या हम और भी लोगों की बात करें, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है?
स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आज का जो युवा वर्ग है वो सोचता है कि हर चीज़ का शॉर्टकट है। शॉर्टकट तो किसी भी चीज़ का है ही नहीं है। तो युवाओं को ये सोच बदलनी होगी। उनको लगता है कि जैसे हमने मोबाइल पे ऑर्डर कर दिया ना, ऑनलाइन पिज्ज़ा आ गया आधे घंटे में, और उसको देखते रहते कहाँ से कहाँ तक पिज्ज़ा पहुँचा। ऑनलाइन अपना ग्रॉसरी मंगा लेते, ऑनलाइन अपना कपड़े मंगा लेते। ऐसा ऑनलाइन जीवन नहीं चलता है। जीवन बड़ा कठिन होता है। जब हम रास्ते में निकलते हैं तब हमें गड्ढों का भी एहसास होता है, स्पीड ब्रेकर का एहसास होता है, चौराहे का एहसास होता है, रोड कितनी समतल है, कितना चढ़ावदार है, कितना घुमावदार है। ये तभी समझ में आता है जब हम घर के बाहर निकलते हैं। जब हम फील्ड में काम करेंगे तो हमको उसकी परेशानियां भी समझ में आएंगी, उसकी अच्छाइयां भी समझ में आएगी। बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि सब ऑनलाइन हो जाएगा, तो वो जब नहीं हो पाता है तो वो डिप्रेशन में जाने लगता है। तो जब नहीं हो पाता है तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। कैसे हो सकता है उसके लिए क्या प्रयास है उसको खोजना चाहिए, उसको करना चाहिए। मैं लोगों को यही सलाह देता हूं कि अगर एक प्रयास में आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे तीसरे प्रयास में कोशिश करिए ना। जरूरी थोड़ी है कि सब चीज़ आपको एक प्रयास में मिल जाए। बच्चे आजकल सोचते हैं कि सब चीज़ें एक प्रयास में मिल जाएगा। पेरेंट्स के ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि हमको यही वाला मोबाइल चाहिए। उस पेरेंट्स की अगर उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन समझते हुए ये बात करना चाहिए। तो नहीं मिलने पे नाराज हो जाएंगे, सुसाइडल अटेम्प्ट करेंगे या डिप्रेशन में जाएंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमको फैमिली के साथ सामंजस्य बढ़ाना है, बैठाना है। कोरोना टाइम में सब लोग घर पे रहे तो कितना अच्छा लगा। तो ऐसे ही अगर हम फैमिली से प्रॉपर कन्वर्सेशन करेंगे, प्रॉपर उसका सोल्यूशन मांगेंगे। पहले के लोग जो दादा दादी के साथ रहते थे, नाना नानी के साथ रहते थे, सबसे डिस्कस करते थे, तो वो उनको सलाह देते थे, सुझाव देते थे। तो ऐसे ही जो फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनसे उनको सलाह लेना चाहिए, उनसे उनको सुझाव लेना चाहिए, या उनको सक्सेस स्टोरी पढ़ना चाहिए। जो लोग उनके फील्ड में बहुत ऊंचाइयों पर गए हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो ऊंचाई पर गए हैं, तो उन रास्तों को लेना चाहिए। बच्चों को, जो नए उम्र के बच्चे हैं, उनको सिगरेट, शराब या नशे की आदत नहीं डालना चाहिए। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप गलत काम करेंगे, एक कदम अगर आपका गलत उठ गया तो आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है, और एक सही कदम आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो आपको ऐसा प्रयास करना है कि हमारा जो कदम हो वो सही दिशा में उठे, और उसके क्या रिजल्ट आएंगे, परिणाम के बारे में भी सोच करके ही आपको कदम उठाना चाहिए। इलाज को लेकर हम बात करें तो देखा जाता है कि इलाज महंगा होता जा रहा है। कई बार मरीज की परिस्थिति नहीं होती कि वो अफोर्ड कर पाए इलाज। तो दीक्षा जी, गाड़ी वाड़ी चलाती हो जी, तो गाड़ी का पेट्रोल नहीं महंगा होता जा रहा है जी। समय के साथ हर चीज महंगी होना है। महंगी तो होएगी ना। महंगाई पर रोक कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगा सकता है। आज कैमरे कितने महंगे होते जा रहे हैं, मोबाइल कितने महंगे हो जा रहे हैं, शर्ट कितनी महंगी हो जा रही है, ड्रेसेस कितनी महंगी हो जा रही है। तो जैसे सारी चीज महंगी हो रही है उसी अनुपात में इलाज भी महंगा होगा। लोग केवल इलाज की ही बात करते हैं कि इलाज महंगा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इलाज बहुत महंगा अभी भी नहीं है। लोग महंगे बड़े अस्पताल में जाएंगे तो बड़ा पैकेज मिलेगा, तो महंगा लगता है तो उसकी बात करते हैं। ऐसा नहीं है। जो अगर प्रपोर्शन की बात करोगे तो उस प्रपोर्शन में सारी चीजें महंगी हो रही हैं, तो इलाज भी थोड़ा महंगा होगा ही। मैं नहीं मानता कि ऐसा है। जी। फ्यूचर के लिए आपका मिशन और विजन क्या है? बस फ्यूचर के लिए तो एक ही मिशन है, लोगों को दुख दर्द से छुटकारा दिलाना है। उनका कष्ट, उनकी पीड़ा को जितना मैं कम करा सकूं वो मैं प्रयास कर रहा हूं। और हमने एक आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन के तहत एक आयुष सेंटर का स्थापना किया है, जहां पे हमने आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी और एलोपैथी सारी चिकित्सा पद्धतियों को एक ही जगह पे समाहित करने का प्रयास किया है, ताकि मरीज जो आता है सभी जगह से भटक करके आता है, तो हम सभी लोग मिल करके उसके दुख दर्द और कष्ट से उसको छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना दिला पाएंगे, ऊपर वाले की जितना इच्छा होगी उतना हो पाएगा। जी, आप हमारी सोसाइटी को और यूथ को, स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो खुद को बेहतर बनाए ताकि आगे जाके सोसाइटी बेहतर हो? क्योंकि कहते हैं युवा देश का भविष्य। जी, मैं यूथ और सोसाइटी को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में लोगों को चीट करने का, धोखा देने का मत रखिए। अगर आप
किसी को धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन में, अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। अगर आप चीट करके लोगों को बताएंगे तो एक दो बार आप चीट कर पाएंगे, हमेशा उससे सफलता नहीं मिलेगी। तो आप ईमानदारी को अपनाइए, मतलब ईमानदारी और हार्ड वर्क, ये जो है आपको जीवन बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईमानदारी, सच्चाई और हार्डवर्क पे रहेंगे तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। जेलस मत रखिए। अगर कोई आपका पड़ोसी आपसे अच्छा काम कर रहा है तो उससे सीख लीजिए, उससे आप कोशिश करिए मित्रता बनाने का, वैसा आप भी करने का प्रयास करिए, आप भी आगे जाएंगे। लोग जेलस के कारण गलत कदम उठाते हैं, जेलस नहीं रखिए। आप सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे तो अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। सर, होली, रंग पंचमी, भगोरिया का त्योहार बहुत नजदीक है, जी। तो इस वक्त में रंगों से एलर्जी देखी जाती है, तो हमें किस तरह के रंगों का उपयोग करना चाहिए? रंगों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। होली के बाद बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, आँखों की परेशानी हो जाती है। तो मैं लोगों से हमेशा विनम्रता के साथ निवेदन करते रहता हूँ, आप होली खेलिए, त्यौहार का अपना महत्व है, लेकिन ऐसे कलर जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है उसका प्रयोग नहीं करिए। ऐसे कलर जिससे किसी को एलर्जी हो जाए वो मत खरीदिए। आजकल नेचुरल कलर्स आ रहे हैं, फूलों से लोग बना रहे हैं, तो ऐसा नेचुरल जो कलर्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद भी घर में भी बनाया जा सकता है। आटे के को लेकर के अगर आप सूखा आटा ले लेंगे और चुकंदर ले लेंगे, चुकंदर को आप उबाल लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, लाल कलर हो जाएगा, उसको आटे में मिला दीजिए तो आपके पास बढ़िया लाल कलर का मिल गया। ऐसे ही गाजर ले लीजिए, ऐसे ही पालक ले लीजिए, मतलब आप खुद भी घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके के कलर क्या है कि लोगों को नुकसान नहीं करते हैं। तो मेरा तो बहुत विनम्रता के साथ लोगों से निवेदन है कि आप केमिकल वाले कलर्स से बचें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। त्यौहार का आनंद उठाएं, त्यौहार कष्टप्रद न रहे उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि कोविड चल रहा है तो कोविड का भी हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके जो भी प्रोटोकॉल या जो भी गाइडलाइन समय समय पे जारी होते रहता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर द्विवेदी ने हमें कई सारी बातें बताई। होम्योपैथी में आप कई बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं क्योंकि होम्योपैथी का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि सर ने बताया। युवाओं के लिए सर ने मैसेज दिया है कि हार्ड वर्क करें और कभी किसी के साथ चीट करने की ना सोचें। आप ईमानदारी और परिश्रम दोनों साथ में रखेंगे तो आगे जाकर ज़रूर सक्सेस होंगे। होली करीब आ रही है तो केमिकल वाले रंगों से दूर रहें और जो नेचुरल रंग मिलते हैं उनकी तरफ जाएं तो स्किन डिजीज से आप बच सकते हैं और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.